नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। क्या हरियाणा में बीजेपी सरकार गिर जाएगी? क्या सरकार अपना बहुमत साबित कर लेगी? क्या विपक्ष की ओर से अल्पमत का जो दावा किया जा रहा है उस पर विपक्ष खरा उतर पाएगा? क्या सरकार के खिलाफ विपक्ष बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति के तमाम समीकरण बदल चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर के समीकरण बदल चुके हैं? क्या जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के भीतर वो ताकत बची है? क्या कांग्रेस की गुटबाजी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद खत्म हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या हरियाणा में इस समय अल्पमत में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि अब चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे रही है कि अल्पमत में सरकार चल रही है और इस सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कांग्रेस को चुनौती दी जा रही है। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि उनके 29 विधायक हैं, वो एक विधायक कहीं से समर्थन लेकर दिखा दे तो बीजेपी कांग्रेस को मान जाएगी। बड़ा सवाल है कि अब खेल संख्या बल का है। विधानसभा में इस समय 87 विधायकों की संख्या है और दोस्तों इसमें 87 में अगर हम बहुमत की बात करें तो 44 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा बनता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं या कितने विधायकों का समर्थन है और कांग्रेस या पूरा समूचा विपक्ष कितने विधायक जुटा सकता है, इस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर अगले समीकरणों की बात करेंगे। 44 का बहुमत का आंकड़ा बनता है। बीजेपी के पास 41 अपने विधायक हैं, एक विधायक गोपाल कांडा जो उनको समर्थन दे रहे हैं हलोपा से है और एक विधायक नैनपाल रावत जो निर्दलीय है। कुल आंकड़ा बनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस समय प्रदेश में चल रही है वो 43 विधायकों के साथ चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार या विपक्ष समूचा विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस समय हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास क्या बहुमत का आंकड़ा बनता है, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास इस समय 29 विधायकों की संख्या है। 2019 में कांग्रेस के 30 विधायक जीते थे, लेकिन फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण मुलाना जो मुलाना से विधायक भी थे वो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं और लोकसभा में चले गए हैं, तो निश्चित तौर पे वो सीट खाली हुई है और अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 29 रह गई है। इसके अलावा 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो 39 की संख्या बनती है। इसके अलावा एक जो विधायक हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, ये 40 संख्या हो जाती है। 3 विधायक जो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे और जिनका समर्थन लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई थी, वो 3 विधायक अब कांग्रेस के साथ है। अगर उनको जोड़ देते हैं तो 43 विधायकों की संख्या बनती है। एक निर्दलीय विधायक महम से बलराज कुंडू है, उनका अभी तक तय नहीं है कि वो विपक्ष के साथ होंगे या नहीं होंगे। फिर भी मान के चलते हैं कि अगर वो विपक्ष के साथ आते हैं तो ये संख्या 44 की हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या समूचा विपक्ष एक हो सकता है? क्या वाकई में सरकार को खतरा है? दोस्तों इस चीज को समझने के लिए पहले एक टेक्निकल बात समझनी जरूरी होगी। 12 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को अलग किया था। 4.5 साल गठबंधन की सरकार चली थी और 13 मार्च को जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपना बहुमत फ्लोर टेस्ट पास किया था। उसके बाद तकनीकी तौर पे देखा जाए तो 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आती है, अविश्वास प्रस्ताव की नौबत नहीं आती है या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अगर विपक्ष के दावे पे गौर किया जाए तो सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस के सभी विधायक एक हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन पहले ही जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भी कांग्रेस के 29 में से 27 विधायक ही पहुंचे थे। रेणुबाला और किरण चौधरी उस मीटिंग में नहीं थी और दोनों को एसआर के गुट से समझा जाता है, माना जाता है। तो क्या कांग्रेस
अभी भी एक है, 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन भीतर की धड़ेबंदी और गुटबाजी, इससे पार पाना शायद कांग्रेस के लिए कभी भी संभव नहीं होगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के पास इस समय 10 विधायक हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 10 में से 2 विधायकों के सदस्यता रद्द करने के लिए खुद जननायक जनता पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। तो निश्चित तौर पे जब फ्लोर टेस्ट का नंबर आएगा तो इन 2 विधायकों की सदस्यता या तो रद्द हो जाएगी या फिर इस्तीफा लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या समीकरण बनेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ आएंगे या विपक्ष के साथ आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। तो ये समीकरण इस तरह से बन रहा है कि कोई भी नहीं चाहता है कि सरकार गिरे, कांग्रेस भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले 4 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अगर चुनाव समय से पहले हो जाते हैं, सरकार गिर जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि पिछले 10 साल का जवाब 4 महीने में वो प्रदेश की जनता को देना चाहेगी। तो निश्चित तौर पे इस समय अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है प्रदेश की राजनीति में। अब बीजेपी इससे कैसे उभर पाती है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव भी है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था राज्यसभा का, उसको लेके चुनाव होने हैं। पूरे देश में राज्यसभा से लोकसभा जाने वाले लोगों की संख्या 10 है। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से लोकसभा गए हैं, एक संख्या यहाँ भी कम हुई। तो बीजेपी निश्चित तौर पे चाहेगी कि सबसे पहले वो राज्यसभा के लिए चुनाव जीते। अगर बीजेपी राज्यसभा के लिए जोर लगाती है तो हम कह सकते हैं कि एक फ्लोर टेस्ट बीजेपी का ये भी हो जाएगा। अगर बीजेपी राज्यसभा में अपना सदस्य पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, बीजेपी का सदस्य राज्यसभा पहुंचता है, तो निश्चित तौर पे सरकार इस समय भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लूज करने के बावजूद एक ऐसी पोजीशन में दिखाई देगी जिससे जनता के बीच में एक मैसेज चला जाए कि अभी बीजेपी स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। लेकिन जननायक जनता पार्टी का क्या होगा? जननायक जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको अपनी साख भी बचानी है और नाक भी बचानी है। तमाम विधायक जो है उसके खिलाफ है। 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए खुद चिट्ठी लिखी जा चुकी है। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे हैं जो पार्टी से बगावत करने पे तुले हुए हैं। तो बीजेपी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी आने वाले विधानसभा में बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से बोल दिया गया है या बता दिया गया है कि वो या तो इतने वोट लेके आए कि उनका सिंबल बचा रह सके, वरना सिंबल बचाने की भी उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, प्रदेश के राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, हमारी निगाह इस पे बनी हुई है। आपके क्या राय है जरूर बताइएगा, और ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।